नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका बिहार बुलेटिन में। रुक करेंगे तमाम खबरों की तरफ। बिहार में शराबबंदी कानून को सफल बनाने के लिए सीएम नीतीश कुमार 22 दिसंबर को समाज सुधार यात्रा पर निकलेंगे और वो राज्य के सभी जिलों में भी जाएंगे और इस दौरान मुख्यमंत्री जनसभा और राज्य की जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा भी करेंगे और जनसभा राज्य के 6 प्रमंडल के एक जिले में और 3 प्रमंडल पटना, मुंगेर, तिरहुत के 2 जिलों में निर्धारित है और 15 जनवरी तक चलने वाली इस यात्रा की शुरुआत चंपारण से होगी और इससे पहले भी सीएम पूर्वी चंपारण से ही यात्रा की शुरुआत करते रहे और इस यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री की जनसभाओं में जिलों के जीविका समूह की महिलाएं भी भाग लेंगी और इनमें राज्य में पूर्ण शराबबंदी अभियान, दहेज प्रथा उन्मूलन और बाल विवाह मुक्ति अभियान से संबंधित राज्य सरकार की महत्वपूर्ण नीतियों और निर्णयों पर केंद्रित विचार रखे जाएंगे और इन सभाओं में लाभुक भी अपने विचार रखेंगे। और वहीं बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री यात्रा के दौरान जिन विषयों पर समीक्षात्मक बैठक करने वाले उसमें मद निषेध उत्पाद और निबंधन विभाग, दहेज प्रथा उन्मूलन और बाल विवाह उन्मूलन कार्यक्रमों में गृह विभाग, सतत जीविकोपार्जन योजना, हर घर नल का जल योजना, पक्की नाली गली योजना, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत निर्मित शौचालय की समीक्षा और धान अधिप्राप्ति समीक्षा बैठक की जाएगी। और वहीं समीक्षा बैठकों में संबंधित जिले के जनप्रतिनिधि, प्रभारी मंत्री, जिले के निवासी मंत्री और मद निषेध उत्पाद निबंध विभाग के मंत्री उपस्थित रहेंगे और इसके अलावा जिन जिन विभागों की समीक्षा होगी उसके प्रावधान सचिव और संबंधित अधिकारी मौजूद रहेंगे। और वहीं केंद्रीय कैबिनेट ने लड़कियों की शादी की आयु सीमा 21 साल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी और बिहार जैसे राज्य में जहां अभी भी बाल विवाह के मामले सामने आते रहते हैं और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यानी साल 2015 से 16 में जहां बिहार की 42% बेटियों की शादी 18 साल से कम उम्र में हुई है और वहीं NHFS 5 यानी साल 2019 से 20 में बिहार की बेटियों के नाबालिग उम्र में शादी करने का प्रतिशत घटकर 40.8 पर आ गया और कम उम्र में शादी का संबंध कम उम्र में मां बनने से भी है और साल 2015 से 16 में हुए सर्वे के दौरान 15 से 19 साल की 12% महिलाएं गर्भवती मिली थी और वहीं साल 2019 से 20 में हुए सर्वे में इस उम्र की 11% महिलाएं गर्भवती पाई गई और इसमें और अधिक सुधार की जरूरत है। तो वहीं आरजेडी की प्रवक्ता रितु जायसवाल कहती हैं कि यह अच्छा फैसला है और मैच्योर उम्र में शादी से कई बातों की समझदारी लड़कियों में आएगी और वो ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी कर पाएंगी। लेकिन रितु ये भी कहती है कि पॉलिसी तो सरकार बनाती है पर उसे लागू कराने में फेल्यूर है और इस पहले शादी की उम्र 18 साल थी लेकिन बाल विवाह पर पूर्ण रोक नहीं लग पाई और पिता की संपत्ति में बेटियों को हिस्सा देने की बात हुई पर वो भी जमीन पर नहीं दिखाई दिया। और कांग्रेस महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अमिता भूषण कहती हैं कि लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाकर 21 साल कर सरकार मूल मुद्दे से भटका रही है। महिलाओं की सुरक्षा का सवाल अभी भी सबसे बड़ा सवाल है। हर लड़की आज अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है। सरकार किसी भी योजना का क्रियान्वयन ठीक से नहीं करवा पा रही। तो वहीं बीजेपी में महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष लाजवंती झा कहते हैं कि लड़कियों की शादी की उम्र को 21 साल करना बड़ा कदम है और महिला सुरक्षा की स्थिति भी पहले से काफी बदली और पहले 1000 पुरुष पर 940 महिलाएं थी और अब 1000 पुरुष पर 1020 महिलाएं और ये इस बात का संकेत है कि बच्चों के प्रति समाज परिवार की सोच बदली गई है और लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल करने से उनकी पढ़ाई लिखाई ठीक से हो सकेगी और उनके स्वास्थ्य पर भी अच्छा असर पड़ेगा और मृत्यु दर भी घटेगी। और वहीं बिहार में कोरोना का खेल आंख मिचौली वाला चल रहा है। किसी दिन उतार तो किसी दिन चढ़ाव की स्थिति बन रही है और 24 घंटे में पटना में एक स्कूली छात्र सहित 2 लोग संक्रमित पाए गए जबकि राज्य में कुल 5 नए संक्रमित मिले हैं
और दिसंबर में लगातार संक्रमण का आंकड़ा बढ़ रहा है और अब तक 14 दिनों में कोरोना के 129 नए मामले सामने आ चुके हैं, जो चौंकाने वाला है। और पटना के कंकड़बाग में 2 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए और इनमें एक स्कूली छात्र के साथ एक महिला भी शामिल है। और जबकि राज्य के अन्य जिलों में 3 पॉजिटिव मामले सामने आए और इसमें गया में 1, मुंगेर में 1 और रोहतास में 1 पॉजिटिव मरीज मिला है। और संक्रमण के नए मामले आने से जांच भी बढ़ा दी गई और मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर सख्ती भी बढ़ाई जा रही है। 1 दिसंबर को 2 नए मामले सामने आए थे, जबकि 2 दिसंबर को यह संख्या 5 हो गई थी और वहीं 3 दिसंबर को एक भी मामला सामने नहीं आया और जो राहत की बात थी। लेकिन 4 दिसंबर को एक मामला आ गया और 5 दिसंबर को भी 6 नए मामलों ने नींद उड़ा दी थी और इसके बाद मामला बढ़ता गया और 6 दिसंबर को 7 नए मामले, 7 दिसंबर को और 8 दिसंबर को 9 मामले सामने आए। और इसके अलावा आपको बता दें कि 10 दिसंबर को 12 आंकड़े आए थे और लेकिन 11 दिसंबर को 8 के बाद 12 को अचानक से नए संक्रमण का आंकड़ा 23 पर पहुंच गया और 13 दिसंबर को 6 और 14 दिसंबर को 16 नए मामले आए, जबकि 15 दिसंबर और 16 दिसंबर को 5-5 नए मामले थोड़ी राहत देने वाले रहे। और बिहार में बीते 24 घंटे में 1,60,679 लोगों की कोरोना जांच भी करवाई गई और अब तक कुल 7,26,351 लोग कोरोना संक्रमित से ठीक भी हो चुके हैं, जिनमें 7,14,174 लोग ठीक होने के बाद उन्हें घर भेज दिया गया और 12,093 लोगों की कोरोना के चलते मौत भी हो चुकी है। और राज्य में कोरोना के अभी 83 एक्टिव मामले सामने हैं और संक्रमण की रफ्तार रोकने को लेकर प्रशासन की तैयारी भी चल रही है और अस्पतालों को भी अलर्ट मोड पर रखा जा रहा है कि कभी भी आपात स्थिति में व्यवस्था की जा सके। सीबीएसई ने पहले टर्म की परीक्षा के लिए कुछ नियमों में बदलाव कर नई गाइडलाइन जारी की है और बोर्ड ने लगातार आ रही शिकायतों के बाद स्कूलों पर सख्ती दिखाई है। और गुरुवार को 12वीं के हिंदी कोर और हिंदी इलेक्टिव पेपर की परीक्षा हुई और बोर्ड ने मूल्यांकन के नियम बदल दिए और नियम गुरुवार की परीक्षा से ही लागू कर दिए गए। बोर्ड ने कहा है कि अब सेम डे एवोल्यूशन पॉलिसी रद्द की जाती है और अब प्रश्न पत्र का आंसर की बोर्ड द्वारा परीक्षा के दिन जारी नहीं किया जाएगा। ओएमआर की जांच परीक्षा के दिन नहीं होगी और वहीं परीक्षा खत्म होने के बाद, पेपर खत्म होने के बाद ओएमआर शीट्स को सील करके रीजनल ऑफिस में भेजना है और वहीं मूल्यांकन का काम बाद में किया जाएगा। सीबीएसई ऑफिशियल की माने तो स्कूलों से आ रही चोरी की शिकायत के कारण बोर्ड ने प्रक्रिया में बदलाव किया है और बोर्ड ने शुक्रवार को ही स्कूल को सर्कुलर के द्वारा सूचित किया है कि परीक्षा खत्म होने के 15 मिनट के अंदर ओएमआर को पैक करना होगा और साथ ही सभी केंद्र अधीक्षक प्रेक्षक की मौजूदगी में ओएमआर शीट को पैक करना होगा और उसके बाद सील बंद पार्सल पर केंद्र अधीक्षक और प्रेक्षक के साइन के साथ ओएमआर के पैकिंग का समय भी पार्सल पर लिखना है और पैक हो जाने के बाद उसे क्षेत्रीय कार्यालय भेजना होगा और वहीं प्रेषण के बाद प्रेषण की रसीद भी अपलोड करनी होगी। बीच सड़क पर शराब की बोतलें बिखरते ही लूटने वालों की होड़ मच गई और शराब लूटने को लेकर और मची अफरा तफरी की ये तस्वीर देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। और ये पूरा मामला गुरुवार की दोपहर गोपालपुर थाना क्षेत्र के सेमरा मोड़ का है और गुरुवार की सुबह उत्पाद विभाग की टीम ने गोपालपुर थाने में बनिया छापर में छापेमारी कर 25 बोतल देशी शराब बरामद की थी और इस मामले में पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया वीरेंद्र प्रसाद को हिरासत में भी लिया गया था, जिसके बाद बवाल मच गया और मुखिया को कस्टडी में लिए जाने से नाराज लोगों ने सेमरा मोड़ को जाम कर दिया और मुखिया समर्थकों द्वारा आगजनी कर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की जाने लगी। और इस दौरान शराब तस्करी से जुड़े 2 तस्कर बाइक से यूपी से शराब तस्करी कर ला रहे थे और गोपालपुर थाने के सेमरा मोड़ के पास आंदोलन पर बैठे मुख्य समर्थकों ने बाइक सवार युवकों को जाने से रोक दिया और इसके बाद बाइक सवार शराब तस्कर और धरना पर बैठे लोगों के बीच हाथापाई शुरू हो गई और इतने देर में तस्करों के पास रखी गई शराब की बोतल सड़क पर बिखर गई और इस बीच पुलिस को देखकर दोनों शराब तस्कर बाइक छोड़कर भागने लगे।
हालांकि दोनों पकड़ में नहीं आए और पुलिस भाग रहे इन शराब तस्करों को पकड़ने में जुट गई और इसके बाद सड़क पर शराब की बोतलें लूटने के लिए लोगों में होड़ मच गई। न सिर्फ युवा बल्कि महिला और बच्चे भी शराब लूटने में लगे रहे। और वहीं लालू प्रसाद के बेटे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की शादी तो हो गई और अब चर्चा उनके रिसेप्शन की है और लालू प्रसाद के शुभ चिंतकों का इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और तेजस्वी यादव ने कहा कि रिसेप्शन का आयोजन पटना में किया जाएगा और वहीं बताया जा रहा है कि ये खरमास के बाद किया जाएगा। और वहीं रिसेप्शन कहां किया जाएगा इसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं भी हो रही। और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की शादी के रिसेप्शन में भी लाखों लोगों के आने की उम्मीदें हैं और वीआईपी भी अच्छी संख्या में होंगे। और चर्चा यह भी है क्योंकि वेंटरी ग्राउंड लालू परिवार के लिए शुभ साबित नहीं हुआ, इसलिए वहां आयोजन नहीं हो रहा। और इस ग्राउंड में पार्टी होने के बाद तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या के रिश्ते सफल नहीं हुए थे और इसलिए ज्यादातर शुभ चिंतकों के मन में इस ग्राउंड के बारे में नेगेटिव विचार है। और शादी के बाद दिल्ली से पत्नी राजश्री के साथ पटना आने पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा था कि रिसेप्शन कहां दे इस पर विचार हो रहा है क्योंकि बड़े भैया की शादी में कॉलेज ग्राउंड भी छोटा पड़ गया था। और चर्चा यह है कि क्या तेजस्वी यादव की शादी का रिसेप्शन गांधी मैदान में तो नहीं किया जाएगा और वहीं ग्राउंड को छोड़ पटना में गांधी मैदान ही बड़ी जगह बच जाती है। लेकिन गांधी मैदान के बारे में जानकारी है कि वो शादी से जुड़े समारोह के लिए अब तक किसी को नहीं दिया गया और इसकी बुकिंग राजनीतिक, धार्मिक या व्यवसायिक आयोजनों के लिए की जाती है। लेकिन चूंकि इस आयोजन में बड़ी संख्या में वीआईपी भी आएंगे इसलिए परंपरा टूट भी सकती है। और वहीं बिहार के बक्सर में 12 साल पहले जिस लापता बेटे को मरा समझकर मां ने अंतिम संस्कार कर दिया था उसके पाकिस्तान की जेल में होने की जानकारी सामने आई है। और विदेश मंत्रालय से जब ये चिट्ठी उसके घर पहुंची तो मां के जहन में अपने बेटे की छवि उतर आई और वो खुशी के मारे रो पड़ी और मां को अब अपने बेटे के घर लौटने का इंतजार है। 12 साल पहले जब वो घर से लापता हुआ था तो उसकी दिमागी स्थिति ठीक नहीं थी और परिवार ने उसकी काफी तलाश की, लेकिन जब उसकी कोई सूचना नहीं मिली तो उसे मरा हुआ समझ लिया गया। और मामला बक्सर जिले के खिलाफतपुर का है और युवक का नाम छवि मशहूर है और विदेश मंत्रालय से मुफस्सिल थाने में उसकी पहचान के लिए कुछ पेपर भी आए थे। और छवि ने पाकिस्तान के प्रशासन को अपना और अपने माता पिता और गांव और पड़ोसियों का नाम सही बताया और वो कैसे पाकिस्तान पहुंच गया इसको लेकर लोग कई तरह की चर्चाएं भी करें। और पुलिस को बुलाने पर थाने पहुंचे परिजनों ने युवक की तुरंत पहचान कर ली और परिजन अचंभित भी हैं कि जिस शख्स की मिलने की आस छोड़ अंतिम संस्कार कर दिया गया था वो अब जिंदा है, लेकिन अफसोस कि वो पाकिस्तान में और मुफस्सिल थाना क्षेत्र के खिलाफतपुर की दलित बस्ती में सैकड़ों परिवार मेहनत मजदूरी करते हैं और छवि इन्हीं के बीच पला बड़ा था और उसकी शादी हुई और एक बच्चा भी है। लेकिन एक दिन दलित बस्ती से वो अचानक लापता हो गया और बड़े भाई, पिता और आसपास के लोगों ने काफी खोजबीन की, लेकिन काफी दिन बीत जाने के बाद भी छवि का कोई अता पता नहीं चला। और छवि कुमार के बड़े भाई रवि कुमार ने कहा कि छवि जब लापता हुआ था तब उसकी उम्र 20 साल के आसपास थी। हालांकि इसकी सूचना थाने में नहीं दी गई थी क्योंकि इसके पहले भी घर से गायब होता था और तब वो कुछ दिनों के बाद घर लौट जाता था। लेकिन इस बार लंबे दिनों के बाद भी जब वो घर नहीं आया उसे मृत मानकर अंतिम संस्कार कर दिया गया। लेकिन थाने से जानकारी मिली है कि वो पाकिस्तान के जेल में बंद है और हम लोग उसकी तस्वीर देखते ही उसको पहचान गए। पटना में गुरुवार को एक युवक की हत्या कर दी गई और सीने पर चाकू मारकर युवक का मर्डर कर दिया गया और हत्या करने वाला युवक चाकू लेकर अपने साथ आया था। और मामला राजधानी के पूर्वी बोरिंग कैनाल रोड में पंचमुखी हनुमान मंदिर के पास सरकारी पार्किंग का है। पुलिस ने जल्दी कार्रवाई करते हुए हत्या करने वाले युवक और उसके दोस्त समेत 2 युवकों को गिरफ्तार भी कर लिया है। जिस युवक की हत्या हुई है उसका नाम शादाब बताया गया और हत्या के पीछे की वजह प्रेम प्रसंग बताई गई। दरअसल गर्दनी बाग के कच्ची तालाब इलाके की रहने वाली एक लड़की है
जो कुछ महीने पहले तक शादाब की प्रेमिका थी। बाद में उसकी दोस्ती जयेश मॉरिस नाम के युवक से हो गई और वहीं जयेश और शादाब मीठापुर के गोरिया स्थान के इलाके के रहने वाले और पटना के ही मिलर हाई स्कूल में इंटरमीडिएट के दोनों स्टूडेंट्स हैं और पहले से इनकी आपस में जान पहचान भी थी। और वहीं प्रेमिका की वजह से इन दोनों के बीच पिछले कुछ दिनों से विवाद चल रहा था, जो बीते 10 दिनों में काफी बढ़ गया और दोनों एक दूसरे का वीडियो भी वायरल कर रहे थे और साथ ही चाकू से मारने की धमकी भी दी जा रही थी। और गुरुवार को पंचमुखी हनुमान मंदिर के पास के पान दुकान पर शादाब पहले से खड़ा था और इसी दौरान जयेश बाइक से दो दोस्तों के साथ आया और दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई और फिर जयेश ने अपनी जेब से चाकू निकाला और सीधे शादाब के सीने पर मार दिया गया और इससे शादाब गंभीर रूप से घायल हो गया और स्थानीय लोगों की मदद से उसे पास के एक प्राइवेट अस्पताल में एडमिट करवाया गया और मगर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। और वहीं जयेश अपने दोस्तों के साथ वहां से भाग गया। तब तक लोगों ने बुद्धा कॉलोनी के थानेदार निहार भूषण को इसकी जानकारी दे दी और इसके बाद जयेश वापस घटनास्थल पर आया और शादाब की बाइक के साथ तोड़फोड़ करने लगा और तभी पुलिस ने वहां पहुंचकर जयेश और उसके दोस्त मुकेश मंडल को गिरफ्तार कर लिया गया और साथ ही उस चाकू को बरामद भी कर लिया और इससे हत्या की गई थी। और वहीं आपको बता दें कि हत्या करने वाले जयेश के पिता शराब मामले में 3 बार जेल भी जा चुके हैं।